अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल का। दैट इज़ द पार्ट ए ऑफ आवर सिलेबस, मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ओके, इसके अंदर बेटा आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 को कंप्लीट करें, जो कि है वर्किंग कैपिटल एंड द ऑपरेटिंग साइकिल। तो पहले हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। आपको पता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, और उसमें से हम वर्किंग कैपिटल उसको कहेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे टू मीट डे टू डे कैश एक्सपेंसेस को। ठीक है, हमें कैपिटल चाहिए मे बी फॉर एक्वायरिंग ऑफ बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स एंड सो ऑन, but to meet day-to-day expenses like utility charges, like salaries, like payment to suppliers, etc., we need cash. And for running our business, we need inventory as well. And to sell goods on credit, we need receivables as well. So working capital is the capital available for conducting the day-to-day operations of an organization. Normally, the excess of current assets over current liabilities. Okay? तो बेटा ये हमें क्या अमाउंट आएगी? The excess of current assets over current liabilities. और ये अमाउंट हमें अवेलेबल है to conduct day-to-day operations of an organization. ठीक है, this is the SEMA official terminology. इसका अगर हम फर्दर इंट्रोडक्शन भी पढ़ लें, every business needs adequate liquid resources to maintain day-to-day cash flow. It needs enough to pay wages and salaries as they fall due. और usually wages और salaries कब fall due होती हैं बेटा? On the first of the every month. And enough to pay suppliers if it is to keep the workforce and ensure its supplies. सप्लायर्स को भी आपने ड्यू टाइम पे पेमेंट करनी होती है, जितना भी उन्होंने आपको क्रेडिट दिया है, 1 month, 2 month एंड सो ऑन. ओके, मेंटेनिंग एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट इन द शॉर्ट टर्म. एडिक्वेट हमें वर्किंग कैपिटल सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म में नहीं चाहिए होता, बल्कि इन द लॉन्ग टर्म भी चाहिए होता है. Sufficient liquidity must be maintained in order to ensure the survival of the business in the long term as well. Even a profitable company may fail if it does not have adequate cash flow to meet its liabilities as they fall due. तो बेटा इस तरह हो सकता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अरबों के करोड़ों के प्रॉफिट आ रहे हो, लेकिन मीनवाइल आपके पास कैश अवेलेबल ना हो, कैश आपके पास जीरो हो, तो उस सूरत में आपके बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है टू मीट योर यूटिलिटीज, टू मीट योर टैक्स लायबिलिटीज, टू पे योर सप्लायर्स. और अगर आप टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करेंगे तो टैक्स अथॉरिटीज आके आपका बिजनेस सीज कर देंगे. आप यूटिलिटी का बिल पे नहीं करेंगे, यूटिलिटी वाले आके आपका बिल कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर देंगे. जब यूटिलिटी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या आप प्रोडक्शन कर सकेंगे? इट वॉन्ट बी पॉसिबल. ओके, यहां तक बेटा वर्किंग कैपिटल की बातें समझ आ गई. ओके, तो वर्किंग कैपिटल हमें किस लिए चाहिए? टू मीट आवर डे टू डे कैश रिक्वायरमेंट्स. और यूजली इसको कहा जाता है द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. इसके ऊपर अभी हम फर्दर बात भी करते हैं. अच्छा बेटा, नेक्स्ट सेगमेंट है इसमें वर्किंग कैपिटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस. आपको पता है कि हमारे पास जो बिजनेसेस हैं वो ट्रेडिंग भी हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, वो सर्विसेज प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं. तो हर बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना, वो डिफरेंट होगी. वो कैसे डिफरेंट होगी बेटा? जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में आप क्या करते हैं? जस्ट बाय एंड सेल. मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं? बाय, प्रोसेस एंड देन सेल. तो जितना आपका ट्रेडिंग साइकिल, आपका बिजनेस प्रोडक्शन साइकिल लेंथी होगा, उतनी ही ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. आए हम देखते हैं किस लिए जरूरत पड़ेगी. होल्डिंग इन्वेंटरीज फ्रॉम देयर परचेज फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स टू through the production and warehousing of finished goods up to the time of sale.
जब आपने सप्लायर से माल खरीदा वहां से लेके जब तक आपने गुड्स कस्टमर्स को सेल किए हैं, इस सारे पीरियड के दौरान आप इन्वेंट्रीज को होल्ड करेंगे। और जब आप इन्वेंट्रीज को होल्ड करेंगे इस पीरियड में आपको फंड अरेंज करना होगा, क्योंकि सप्लायर आपसे कहेगा भाई 1 मंथ के अंदर पेमेंट मुझे करो। जो वेजेस और सैलरीज वाले हैं वो भी कहेंगे हमें पेमेंट करो, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो भी कहेंगे हमें पेमेंट करो, जो यूटिलिटीज वाले हैं वो भी आपको कहेंगे कि पेमेंट करो। टाइम, taking time to pay suppliers and other payables, allowing customer receiver time to pay। अच्छा, जो आप सेल्स करेंगे, क्रेडिट सेल्स आपकी होंगी, तो बेटा वो भी आपसे टाइम मांगेंगे कि हमें 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, जो भी इंडस्ट्री की नॉर्म है, हमें इतना टाइम दें पेमेंट करने के लिए। अच्छा बेटा, अब जो बिजनेस के करंट एसेट्स होते हैं ना, इनको भी हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। The current assets of a business can be subdivided into permanent current assets, that is the core level of inventory and receivables, and fluctuating current assets, which vary from period to period। बेटा जब बिजनेस का बूम आता है, जैसे अगर आप देखें कि रमज़ान में सेल्स बिजनेस की बढ़ जाती हैं, या मरी में या सियाती मकामात पे गर्मियों में या सर्दियों में सेल्स बढ़ जाती हैं, तो आपको अपनी इन्वेंट्रीज को भी बढ़ाना पड़ता है, आपकी सेल्स भी बढ़ जाती हैं, तो आपको अपनी इन्वेंट्रीज को और रिसीवेबल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ाना पड़ेगा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास कर रहा हूँ। तो बेटा हमारे पास करंट एसेट्स में होते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड्स एंड कैश। ओके, ऑन द अदर साइड हमारे पास क्या होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो हम पहले कैपिटल को लिख लेते हैं, फिर हम लायबिलिटीज में जब आएंगे तो हमारे पास एक हो जाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक हो जाती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में बेटा क्या आ जाते हैं, अकाउंट्स पेबल, ठीक है, सैलरीज पेबल, यूटिलिटीज पेबल एंड सो। तो अब हमने जो बात शुरू की थी ना, एक हमने बात की कोर करंट एसेट्स, और एक हमने बात की है फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स। और आपके जो करंट एसेट्स होंगे दे मे बी, इन्वेंट्री आपने रखी हुई 100 की, अकाउंट रिसीवेबल हैं 200 के, प्रीपेड्स हैं 50 के, कैश एट बैंक है 100, कैश इन हैंड है 20। ठीक है बेटा, अगर हम इन सबको सम करें तो ये बन जाता है 470। लेकिन जब पीक सीजन आएगा तो हम सब में ना क्या कर देते हैं, 20% ऐड कर देते हैं। तो बेटा ये कितना बन गया, दैट इज 564। तो ये था पीक सीजन। पीक सीजन जब आएगा तो आपको अपने करंट एसेट्स को बढ़ाना पड़ता है, आपको इनके अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा कोर वैल्यूज जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रहती हैं। तो कोर आपका आ गया 470 और फ्लक्चुएटिंग आपका हो जाएगा 564 माइनस 470। 94 इज योर फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट। जब पीक आएगा तो ये बढ़ जाएगा, और जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आएंगे तो ये कम करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ लिखा है विच वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड।
The current assets of a business can be subdivided into permanent current assets, जिसे कहते हैं the core levels of inventory and receivables, and fluctuating current assets which vary from time period to time period. जी बेटा, हम पीक सीजन में इसलिए इंक्रीज कर लेते हैं. देखें, इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री कंसिस्ट यूजुअली ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स. एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी. जैसे रमज़ान का महीना होता है, तो जो आपके पास स्वीट हाउस होता है जहाँ से समोसे और पकौड़े मिल रहे हैं, तो क्या बेटा वो उतने ही समोसे पकौड़े बेचता है रमज़ान के महीने में जितने दूसरे महीनों में बेचता है? नहीं. ठीक है, बल्कि उसके ज़्यादा आइटम सेल होते हैं. इसी तरह जो गारमेंट्स वाले हैं, क्या वो रमज़ान के दिनों में उतने ही सेल करते हैं जितने अदर दिन रमज़ान करते हैं? नहीं. तो जब आपने ज़्यादा सेल करनी होती है तो आपको इन्वेंट्रीज भी ज़्यादा रखनी पड़ती है, ज़्यादा वैरायटी रखनी पड़ती है, ज़्यादा कस्टमर्स को आपने सर्व करना है. तो अगर आपने स्टॉक कम रखा तो वो आपकी सर्विस नहीं हो सकेगी. आपको इन स्टॉक्स को बढ़ाना पड़ता है. जैसे हमने कहा कि 100 से हमने इंक्रीज कर दिया है 120 पे. ओके, तो बेटा दो किस्म के एसेट्स आ गए. वन इज परमानेंट करंट एसेट्स, ये परमानेंट रहते हैं, ये पूरे साल रहेंगे. लेकिन जहां बिजनेस बूम पे आएगा, हम वहां पे फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स को ले आएंगे जो कि वेरी करेंगे फ्रॉम टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड. और इसमें और भी बूम आ सकता है. से हम कहते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन आ गया और हम इनको लेके चले गए इस लेवल पे, तो आपकी जो फ्लक्चुएशन ना बेटा वो हो चुकी है अब 150.4. तो ये फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स है. आपको इतने करंट एसेट्स और अरेंज करने पड़ेंगे. ठीक है, और ये करंट एसेट्स कहाँ से अरेंज होंगे? डेफिनेटली आपने या तो कैपिटल लेना है या लाइबिलिटीज से ही पैसा आता है. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. आए बेटा, जो हमने बातें की इसी के मतलब थोड़ी सी बात और करते हैं. सुपरमार्केट्स एंड अदर रिटेलर्स receive much of their sales in cash or by credit or debit card. However, they typically buy from suppliers on credit. जैसे अगर आप देखें जो बड़े बड़े चेन्स हैं, जैसे इस्लामाबाद में अगर आप देखें बेस्ट प्राइस है या दूसरे अब जो स्टोर्स बनते जा रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने कस्टमर से कैश में लेते हैं कलेक्शन, और थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की भी सेटलमेंट आपको जल्दी हो जाती है. जबकि आपने जिनसे सप्लाईज ली थी उनके साथ चलता है क्रेडिट पे. they may therefore have the advantage of significant cash holdings which they may choose to invest. अब क्या होगा बेटा, उनको कैश जल्दी मिल रहा है और उन्होंने सप्लायर्स को देर से पेमेंट करनी है. इट मींस के they have a significant cash holdings जो कि वो यूज कर सकेंगे to invest at somewhere and to earn profits. बेटा जरा होल्ड करना है, इधर अजान हो रही है. जी बेटा, तो आपको यहाँ पे कैश होल्डिंग्स मिल जाएगी क्योंकि आपको कैश सेल्स हो रही है और आप सप्लायर को दे रहे हैं ऑन क्रेडिट. तो पहले कैश आपको मिल जाएगा और सप्लायर को आप लेटर पेमेंट कर सकेंगे. एक और एग्जांपल, अ कंपनी विच सप्लाइज टू अदर कंपनीज सच एज होलसेलर्स इज लाइकली टू बी सेलिंग एंड बाइंग मेनली ऑन क्रेडिट. उनकी सेलिंग भी क्रेडिट पे है और बाइंग भी क्रेडिट पे. Coordinating the flow of cash may be quite a problem. Such a company may make use of short-term borrowing such as overdraft to manage its cash. अब उसने पेमेंट भी क्रेडिट सप्लायर्स को करनी है और इसको पेमेंट भी क्रेडिट कस्टमर से होनी है. तो इन दोनों के दरमियान आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी और सम टाइम हो सकता है कि मिसमैच हो रहा हो, तो वो आप मीट कर लेते हैं थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी आप ले लेते हैं बैंक से. Smaller companies with a limited trading record may face particularly severe problems.
जो भी नई कंपनीज हैं या छोटी कंपनीज हैं और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है, lacking a long track record, such companies may find it difficult to obtain credit from customers. तो सप्लायर जो हैं, सॉरी, obtain credit from suppliers, सप्लायर उनको क्रेडिट नहीं देते। तो इसलिए नहीं देते बेटा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, वो कैसे जज करेंगे कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। At the same time, customer will expect to receive the length of credit period that is normal for the particular business concerned. जो इंडस्ट्री की नॉर्म है, जो कस्टमर्स हैं ना, वो तो कहते हैं हमें इतना ही क्रेडिट पीरियड दें। The firm may find itself secures in its management of cash. तो यहाँ पे आपको कैश का प्रॉब्लम ज्यादा आएगा। Okay? Then is what is working capital management. अब हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करनी है। जब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो इसको मैनेज कैसे करना है। आपने बेटा मैनेज इस तरीके से करना है कि जब भी आपके ऊपर लायबिलिटीज ड्यू हुई हैं, लायबिलिटीज आपके ऊपर ड्यू हुई हैं, आप फौरन उनकी पेमेंट करें। आप उनकी फौरन पेमेंट करें, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें। इसके लिए हम देखते हैं 3 किस्म की हमारे पास पॉलिसीज हैं। वन इज एग्रेसिव, अदर इज कंजर्वेटिव एंड थर्ड वन इज मॉडरेट। ये तीनों क्या क्या हैं, आए बेटा देखते हैं। एग्रेसिव पॉलिसी वो होती है, ये एग्रेसिव फाइनेंशियल मैनेजर्स वो होते हैं जो अपने पास कम से कम कैश रखते हैं और कम से कम इन्वेंट्रीज रखते हैं। क्योंकि जब आप कम से कम कैश रखेंगे और कम से कम इन्वेंट्रीज रखेंगे तो आपके पास ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा टू इन्वेस्ट इन बिजनेस और टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। क्योंकि हमने ये पहले भी थोड़ा सा स्टडी किया है कि कैश को आइडल रखने से या इन्वेंट्रीज में रखने से, हमने कहा था इन्वेंट्री को मेंटेन करना इज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। हमें इससे बेहतर क्या होता है कि हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और इन्वेस्ट करके हम उसके ऊपर कोई ना कोई रिटर्न कमा सकते हैं। तो जो एग्रेसिव मैनेजर होता है वो प्ले करता है विद मिनिमम कैश एंड इन्वेंट्रीज एंड यूज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू फंड बोथ परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स। ये क्या बात हो रही है बेटा, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमारे पास सिचुएशन थी, ये हमारी बैलेंस शीट है जिसके अंदर एसेट्स आ गए और एक साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल आ गए। अब बेटा हमारे पास जितने भी एसेट्स है ना, वो किसने प्रोवाइड किए हैं, 2 पार्टीज ने, एंड बोथ दीज पार्टीज आर लायबिलिटीज, यानी कि लेंडर्स हैं और ऑनर्स हैं। ठीक है, दे आर लेंडर्स प्लस ऑनर्स। ओके, इन्होंने आपको ये चीजें प्रोवाइड की। अब हमने क्या किया, इस लायबिलिटीज से और इस कैपिटल से हमने अरेंज किया है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ओके, हमने ये 2 चीजें अरेंज की हैं। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। हमने ये दोनों चीजें अरेंज की हैं, यानी कि एसेट्स हमने अरेंज किए हैं फ्रॉम लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब एसेट्स के अंदर हमारे पास है फिक्स एसेट्स, जिसके अंदर आता है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हम उस पर ज्यादा बात आके नहीं करते। तो हमारे पास एक आ गए फिक्स एसेट्स और एक हमारे पास आएंगे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में भी हमने आपको बताया कि कुछ हैं परमानेंट करंट एसेट्स, जिनको हम कह रहे हैं कोर करंट एसेट्स, और एक है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है बेटा, कुछ है परमानेंट और कुछ है फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं वो, a business pursuing an aggressive working capital policy will hold minimal cash and inventories and use short-term financing to fund both permanent
and fluctuating current assets. This policy carries the highest risk of insolvency and highest level of financial return. इनका ये कहना है कि ये जो परमानेंट हैं और फ्लक्चुएटिंग दोनों जो किस्म के एसेट्स हैं हमारे पास, करंट एसेट्स, ये सारे के सारे हम फाइनेंस कराएंगे फ्रॉम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, यानी करंट लायबिलिटीज. ओके, short term financing to fund both permanent and fluctuating current assets. Okay, आगे आते हैं कंजर्वेटिव. अब बिजनेस परस्यूइंग है कंजर्वेटिव पॉलिसी, यानी कि डर डर के चलना, डरपोक किस्म की, विल होल्ड लार्ज लेवल्स ऑफ रेडी कैश. ये अपने पास ना हर वक्त ज्यादा सारा कैश रखते हैं. ये पता नहीं कब बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, कभी टैक्स ज्यादा आ जाए, हर वक्त ज्यादा कैश रखते हैं. जब आप बेटा अपने पास ज्यादा कैश रखोगे तो क्या आप उसको इन्वेस्ट कर सकोगे कहीं पे? आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकोगे. एंड सेफ्टी इन्वेंट्री, और ये अपनी इन्वेंट्रीज को भी बहुत ज्यादा रखते हैं. एंड यूज लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर बोथ नॉन करंट एंड मोस्ट करंट एसेट्स. और ये क्या करते हैं? फिक्स एसेट्स को भी और परमानेंट करंट एसेट्स को ये फाइनेंस करते हैं थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. A business pursuing a conservative policy will hold large levels of ready cash and safety inventory and use long term funding. कैपिटल भी बेटा आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है. और इससे आप क्या अरेंज करेंगे? बोथ नॉन करंट यानी कि फिक्स एसेट्स एंड मोस्ट करंट एसेट्स. मोस्ट क्या हो गए? परमानेंट करंट एसेट्स. ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, वो यहां से आएगा. ओके, अभी हम इसका इंपैक्ट देखते हैं कि ऐसा करने से क्या हो रहा है. This is the least risky option, but results in the lowest expected return. ये least risky तो है कि आपका रिस्क कम हो जाता है, कि आपको जो लॉन्ग टर्म फंड्स मिले हैं उसी से आप वर्किंग कैपिटल भी चला रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा बेटा? देखो, जो करंट लायबिलिटीज से अगर आप फाइनेंस कर रहे थे ना, इस केस में करंट लायबिलिटी से आप ये चीजें लेके आ रहे थे, तो करंट लायबिलिटी कौन सी है? अकाउंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, यूटिलिटीज पेएबल. ठीक है, क्या ये लोग आपसे इंटरेस्ट मांगते हैं या ये लोग आपसे डिविडेंड मांगते हैं? जी बेटा, यासिर बेटा, ये सारे बिजनेस में यूज होता है. हर बिजनेस में आम दुकानदार भी बैठा है ना, वो भी ये यूज करता है. ये हमसे रिटर्न नहीं मांगते. इनकी इनवाइसेस की ड्यू डेट अगर गुजर भी जाएगी ना, तो आपको ये कहेंगे भाई हमारे पैसे दे दो. ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं. ठीक है, तो हमारे अकाउंट्स पेबल वाले हो गए, जैसे सैलरीज वाले हो गए, यूटिलिटीज पेबल वाले हो गए, ये सारे हमसे हमारी कहते हैं कि हमारी ड्यू डेट पे पेमेंट कर दें. और बहुत कम होगा कि जैसे यूटिलिटी बिल के ऊपर होता है कि ड्यू डेट के बाद चार्जेस ज़्यादा होते हैं. जबकि ऑन दिस साइड अगर आपने ये फंड्स कहाँ से अरेंज कराए हुए? कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से. तो बेटा ये क्या मांगते हैं अपने रिवॉर्ड में? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. तो इस सूरत में आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको इनको डिविडेंड देना पड़ जाएगा और इनको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो पैसे दिए थे वो आपने इन सारे कामों में लगा दिए. अभी आगे और चल के समझते हैं. An excessively conservative approach to working capital management results in high levels of cash holdings that will harm profits, because the opportunity to make a return on the assets tied up as cash will have been missed. हमारे assets कहाँ पे tied up हो गए? In cash. अब हम इसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते. अब मॉडरेट पॉलिसी, पहले हो गया एग्रेसिव, फिर कंजर्वेटिव, अब आ गया मॉडरेट. will match short-term finance to fluctuating current assets, and non-fluctuating current assets will be matched by long-term funding.
ये एक मॉडरेट पॉलिसी आ गई। मॉडरेट पॉलिसी वाले क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम अरेंज करेंगे फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स के लिए, ठीक है। और नॉन फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स के लिए हम मैच करेंगे लॉन्ग टर्म फंडिंग। फ्लक्चुएटिंग जो होंगे वो मीट हो जाएंगे करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और जो बाकी एसेट्स होंगे वो सारे अरेंज हो जाएंगे इससे, ठीक है। A moderate policy will match short-term finance to fluctuating current assets and non-fluctuating current and non-current assets will be matched by long-term funding। तो बेटा क्या फर्क आ रहा है इन दोनों में, एग्रेसिव वाले में और मॉडरेट में। मॉडरेट वाले क्या कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी से सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जबकि एग्रेसिव वाले क्या कर रहे थे, वो करंट लायबिलिटी से सारे के सारे करंट एसेट्स कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच में चले जाते हैं और मॉडरेट वाले बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो तीनों में फर्क समझ आ गया। तो बेटा हमें ना एक ट्रेड ऑफ बनाना पड़ता है, ट्रेड ऑफ ये कहते हैं ट्रेड ऑफ, ठीक है, या इसको कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है बेटा, वो कहलाता है बैलेंसिंग एक्ट। किसके दरमियान, बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसके दरमियान हमें ट्रेड ऑफ करना है। ये दोनों चीजें हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस किया ही किसके लिए जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और अगर आपकी लिक्विडिटी नहीं होगी तो प्रॉफिटेबल भी नहीं रहेगा। तो हमने इन दोनों को क्या करना होता है बेटा, बैलेंस करना होता है, इन दोनों को बैलेंस करना है। अगर आप लिक्विडिटी को हायर करते हैं ना तो प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को हायर करते हैं तो लिक्विडिटी लोअर हो जाती है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को बैलेंस करना है, मैच करना है। यही काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का। अगर आप हायर लिक्विडिटी का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाई लेवल ऑफ कैश आपने मेंटेन किया हुआ है, कैश एंड इन्वेंट्रीज। आपने कहा भाई कि ये ना हो कि हम स्टॉक आउट हो जाएं, हमारे पास कैश ना रहे। आपने हाई लेवल ऑफ कैश एंड इन्वेंट्रीज रखा। जब बेटा आप हाई लेवल ऑफ कैश एंड इन्वेंट्रीज रखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी लोअर आएगी। क्यों, बिकॉज यू हैव लेस फंड्स टू इन्वेस्ट एंड अर्न। और ऑन द अदर हैंड अगर आप लिक्विडिटी को कम करते हैं, लो लेवल ऑफ कैश एंड इन्वेंट्रीज, कैश कम है इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो आप अपने फंड्स को एंड अर्न, तो आपने बेटा इन दोनों के दिमाग ना बैलेंस रखना है। इसे कहा जाता है बैलेंसिंग एक्ट।
ये ऐसे कहा जाता है ट्रेड ऑफ। अगर आप एक चीज को ज्यादा करेंगे दूसरी चीज इफेक्ट करेगी। जी बेटा, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आपने अगर लिक्विडिटी को हायर कर लिया, यानी कि ज्यादा कैश जेब में रख लिया, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि आपके पास ना 20,000 थे। आपने कहा नहीं, बस अभी मैं ना 20,000 कैश अपनी जेब में रखता हूँ और कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। तो आपकी लिक्विडिटी हायर है और आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी लो आएगी। और अगर आप कहें नहीं, मैं कैश कम रखूंगा और इन फंड्स को ना कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, आइदर इन शेयर्स, आइदर इन स्टॉक मार्केट और इन नेशनल सेविंग, तो बेटा आपके पास कैश कम है और आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप वहां से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। अच्छा, मॉडरेट वाले क्या करते हैं बेटा, वो इसके दरमियान बैलेंस करके चलते हैं और वो फंड अरेंज करते हैं जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट से, जैसे कि हमने कहा था, ये कब आएंगे, इन पीक सीजन। इस पीक सीजन के लिए आप अकाउंट्स पेबल, सर्विस पेबल और यूटिलिटीज पेबल को यूज करोगे। ओके। और जो नॉर्मल आपकी कोर या परमानेंट करंट एसेट्स हैं, उनके लिए आप, और फिक्स्ड एसेट्स के लिए आप यूज करेंगे कैपिटल को और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ना बेटा, ये आपका परमानेंट पार्ट हो जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी आपका परमानेंट पार्ट है, करंट एसेट्स का ये वाला जो पोर्शन है ये परमानेंट पार्ट है। तो हम इसको परमानेंट जो हमारे सोर्सेज है ना, उनसे अरेंज करते हैं। ये हमारा फ्लक्चुएटिंग या आरजी है, हम इनको आरजी फंड से अरेंज करते हैं। दैट इज मॉडरेट। ओके। अच्छा बेटा, इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल ये है कि आपका जो एक पैसा है वो कितने अरसे में रोटेट होकर आपको वापस मिलेगा। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल के साथ। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल इज द पीरियड ऑफ टाइम which elapses between the point at which cash begins to be expended। आपके पास से कैश एक्सपेंड हुआ, आपने इसको खर्चा किया ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड द कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम ए परचेजर। फिर आप इसको सेल कर देंगे और जिसको आपने सेल किया है वो जब आपको वापस करेगा तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट होगा। ओके, आइए इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। बेटा ये एक एग्जांपल बनी हुई है पेज नंबर 6 पे, सीमा P1। आपने आज जीरो पीरियड का मतलब आज आपने गुड्स परचेज कर ली। सप्लायर ने आपको टाइम दिया है 2.5 मंथ्स का कि आप 2.5 महीने में मुझे पेमेंट कर देना। आपने आज गुड्स परचेज की थी, 2.5 महीने बाद सप्लायर को आप पे कर दोगे। 3 महीने में जाके आपने गुड्स सेल की तो गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स हो जाएंगी। अब कस्टमर क्या आपको फौरन पैसे दे देगा? नहीं, कस्टमर ने 1.5 मंथ और लिया, यानी कि 4.5 मंथ में जाके कैश रिसीव हुआ आपको कस्टमर से। तो आपके पास से पैसा कब गया? 2.5 मंथ में। और आपको पैसा कब मिला? 4.5 मंथ में। तो बेटा 2 मंथ्स होंगे ना, ये आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा। दिस 2 मंथ्स इज योर वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है बेटा, ये एक डायग्राम है, इसको अब हम समझ लेते हैं डेटा के साथ। Wines company buys raw materials from suppliers that allow wines 2.5 months credit। आप इनसे माल खरीद रहे हैं, वो कहते हैं आप हमें 2.5 महीने बाद पेमेंट कर देना। The raw material remain in inventory for 1 month। हम रॉ मटेरियल को अपने पास रख लेते हैं स्टोर करके। And it takes wines 2 months to produce the goods। और 2 महीने हमें लगते हैं इन चीजों को बनाने में। तो एक तो हमने रॉ मटेरियल रख लिया अपने पास, प्लस 2 महीने प्रोडक्शन में लगाए, तो टोटल कितने महीने हो गए? 3 months। The goods are sold within a couple of days। और 3 महीने के बाद within a couple of days ये आइटम सेल हो गए, of production being completed। And customers take on average
1.5 मंथ्स टू पे, और जब हमने इसको सेल कर दिया उसके बाद वो 1.5 मंथ्स लेगा आपको पेमेंट करने के लिए। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट वाइंस वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो बेटा आप तो 2.5 मंथ में पेमेंट इसको कर दोगे, यहां से आपके पास से कैश चला गया। आपको कैश कब मिलेगा? जब पहले आप गुड्स सोल्ड करोगे, फिर कस्टमर आपको पेमेंट करेगा, यहाँ पे कैश मिल गया। तो कैश आपके पास गया और कैश आने में आपको कितने महीने लग गए? 2 महीने। इस 2 महीने में आपने अपने पास से फंड कहीं अरेंज करने हैं। दिस फंड्स में बी अरेंज थ्रू कैपिटल, थ्रू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और थ्रू करंट लायबिलिटीज। तीनों सोर्सेज में से कहीं से भी आपने अरेंज करने हैं। इसको आप कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ये बेटा इसका फार्मूला है, द एवरेज टाइम दैट रॉ मटेरियल रिमेन इन इन्वेंट्री, वो आ गया 1 मंथ। इसमें सिर्फ एक चीज लेस करते हैं, दैट इज टाइम टेकन टू पे सप्लायर्स, और ऐड कर देंगे द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड टाइम टेकन बाय कस्टमर्स टू पे फॉर द गुड्स। तो 1 मंथ हमने इन्वेंट्री अपने पास रखे रखी, 2 महीने हमने प्रोडक्शन में लगाए, 3 महीने हो गए, 1.5 मंथ कस्टमर लेगा हमें पेमेंट करने के लिए, तो टोटल 4.5 हो गए। उसमें से हम लेस कर देंगे जितना सप्लायर ने हमें क्रेडिट दिया हुआ है 2.5, तो 2 मंथ्स का लिए हमें वर्किंग कैपिटल साइकिल है और इसको हमने मैनेज करना है। समझ के बच्चों आप बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। ठीक है बेटा, एवरेज टाइम रिमेन इन इन्वेंट्री, सप्लायर का टाइम लेस करेंगे, प्रोडक्शन का टाइम ऐड करेंगे, कस्टमर कितना दिन लगाता है उसको हम ऐड करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमारा कितने दिन हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है। अब रॉ मटेरियल, अब आप ये समझ चुके हैं जस्ट इन टाइम पढ़ने के बाद, थ्रूपुट पढ़ने के बाद, कि हमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 1 महीना रख के ज़ाया कर रहे हैं। दिस इज द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। हमने खामा खा 1 महीने रख के अपनी इन्वेंट्री को ज़ाया किया। अगर इसका कोई पर्पज़ है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ एक इंडस्ट्री का जहाँ पे पर्पज़ होता है। अगर आप फर्नीचर का काम कर रहे हैं और आपने लकड़ी खरीदी है और आपने लकड़ी खरीदते साथ ही उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, तो बेटा लकड़ी जो खरीदी जाती है ना, वो अगर आपने खरीद लिया वो गीली है, तो गीली लकड़ी से जब आप फर्नीचर बनाएंगे ना, तो कुछ अरसे बाद उसका कलर भी फेड होगा और उसके जो पाए हैं वो भी टेढ़े हो जाएंगे। सोफा बनाया है तो वो भी लकड़ी टेढ़ी हो जाएगी एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना पड़ता है, 1 महीने तक तो आप उसको धूप में सुखाएं। ठीक है बेटा। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि जीआईटी हर बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। बेटा जीआईटी हर बिजनेस में 100% पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन हमने जैसे जस्ट इन टाइम में पढ़ा था, हमने कोशिश करनी है कि इन्वेंट्री कम से कम हो, ठीक है, प्रोडक्शन टाइम कम से कम हो। ये एक पॉसिबिलिटी है। आप जो बिजनेस इसको जितना अच्छा कर सकेगा वो उतना सक्सेसफुल होगा। तो हम यहाँ बात करें रॉ मटेरियल को इन्वेंट्री में रखने का पर्पस हो सकता है कि आप उस लकड़ी को धूप में रख के सुखाएं, जितनी वो ड्राई होगी ना उतनी अच्छी बेटा उससे फर्नीचर बनेगा, उतनी अच्छी उसके ऊपर पॉलिश होगी और वो उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। इस तरह आपको प्रोडक्शन में 2 महीने लग रहे हैं, आप कोशिश करें कि इस प्रोडक्शन को मिनिमाइज करें। इस तरह हमने देखा था कि हमारे पास प्रोसेस टाइम था, क्यू टाइम था, मूव टाइम था, इंस्पेक्शन टाइम था, तो सिर्फ वैल्यू एडेड टाइम कौन सा था? प्रोसेस टाइम। तो हम इस 2 मंथ में से सिर्फ प्रोसेस टाइम निकालें, बाकी जो टाइम है हमारे क्यू टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, वेट टाइम, उनको हम सब एलिमिनेट करें। और कस्टमर हमें पे कर रहा है 1.5 मंथ, हमें उससे भी कहें कि भाई आप हमें जल्दी पेमेंट करें, लेकिन हमें इंडस्ट्री के मुताबिक चलना होता है। तो हम इस साइकिल को कैसे मैनेज कर सकते हैं? A longer working capital requires more financial resources। अब जैसे ये 2 महीने हैं तो 2 महीने तक आपने फंड अरेंज करने हैं, क्योंकि आपने तो सप्लायर को पेमेंट कर देनी है और आपको पैसे मिलेंगे 4.5 मंथ्स के बाद। 2 महीने तक आप कैसे फंड को मैनेज करेंगे? दिस इज योर रियल एग्जाम कि आप कैसे इस वर्किंग कैपिटल साइकिल को मैनेज कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट विल सीक व्हेन एवर पॉसिबल टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द साइकिल। Their possible options are as follows: reduce levels of raw material inventory. This may be done by introduction of some type of just-in-time system
which will necessitate more efficient links with suppliers. आप सप्लायर के साथ कोशिश करें कि वो हमें जल्दी माल दें और वो ड्राई वुड आपको दें. Production delays due to running out of inventory must be avoided. Reduce work in progress by reducing production volume और improving technology and efficiency. आप नई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी लेकर आएं और उससे इसको इम्प्रूव करें, rather than अभी तक आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे काम करते रहें. Reduce finished goods inventory, perhaps by improving distribution. This may lead to delays in fulfilling customer orders. आप क्या करें, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी को कम करने की कोशिश करें. जैसे हमने जस्ट इन टाइम में बात की थी और हमने एग्जांपल जैसे टोयोटा की और होंडा की कि वो चीज़ बनाते ही उस वक्त है बेटा जब कस्टमर को डिलीवर होनी हो. इसलिए उनके वेयर हाउसेज में या फिनिश गुड्स स्टॉक रूम में आइटम्स नहीं पड़े रहते, क्योंकि जितने भी आइटम्स पड़े रहेंगे वो सारे नॉन वैल्यू एडिड हैं. उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, थेफ्ट कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ सकती है. डिले पेमेंट टू सप्लायर्स. आप इस काम के लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपने सप्लायर को ना पेमेंट डिले करें. देखिए बेटा यहाँ पे हम कितने के पास पेमेंट कर रहे थे 2.5, अगर हम उसको पेमेंट करें 3.5 के बाद तो हमें सिर्फ 1 महीने का वर्किंग कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा. तो हम देखें ऐसे कुछ सप्लायर्स हैं जो कि हमें डिले पेमेंट करने दें, लेकिन इस तरह करने से हमें क्या होगा, हमें नुकसान हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स और हमारी गुडविल भी खराब होगी. रिड्यूस पीरियड ऑफ क्रेडिट गिवन टू कस्टमर्स. हमें चाहिए अपने कस्टमर्स को ना क्रेडिट पीरियड कम दें. अभी हम 1.5 मंथ दे रहे हैं, अगर हम उनको 1 मंथ देते तो हमारा ये 2 मंथ्स का जो टाइम है ये 1.5 मंथ में आ जाता. दैट इज द मैनेजिंग द साइकिल. इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, कैश फ्लो प्लानिंग. कैश बजट आप पढ़ चुके हैं, इसलिए अब मैं इसको ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा. कैश बजट में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है. तो हमें पता लगा द अमाउंट टाइड अप इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स लेस पेबल्स. द अमाउंट डायरेक्टली अफेक्ट्स द लिक्विडिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल इज द पीरियड ऑफ टाइम which elapses between the point at which cash begins to be expended on the production of a product and the collection of cash from a purchaser. Okay? अच्छा बेटा, अब हम आते हैं आगे वर्किंग कैपिटल रेशोस. ये रेशो एनालिसिस जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने ये रेशोस काफ़ी पढ़ी होंगी और बहरहाल हम अभी यहाँ पे इसका रिव्यू कर लेते हैं. तो बेटा करंट एसेट्स आपको पता लग गए और करंट लायबिलिटीज आपको पता लगी, ठीक है. करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. अब हम इनके दरमियान कुछ रेशोज को निकालेंगे. द फर्स्ट रेशो इज कॉल्ड करंट रेशो. इसमें हम निकालते हैं करंट एसेट्स हमारे कितने अवेलेबल हैं टू मीट अवर करंट लायबिलिटीज. ठीक है बेटा. पहली रेशो है करंट रेशो. इसमें हम ये करते हैं करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. से एग्जांपल देता हूं कि आपके पास 100 की लायबिलिटीज हैं और आपके पास अवेलेबल हैं 200. ठीक है. तो बेटा आप सेफ हैं कि नहीं? टू पे 100 यू हैव 200. ठीक है. टू पे 100 रुपीज लायबिलिटीज यू ऑलरेडी हैव 200. तो इसका रेशो आएगा 2. इसको हम लिखते हैं, जब लिखा जाएगा ना तो लिखा जाएगा 2:1. ठीक है. इट मीन्स टू पे every 1 rupee you have 2 rupees available. ठीक है. and this is the ideal ratio कि आपके पास 1 रुपया पे करने के लिए ज्यादा पैसे अवेलेबल हो. ठीक है. ये बात यहाँ पे भी लिखी गई है. A company should have enough current assets that give a promise of cash to come to meet its commitments to pay its current liabilities. Obviously, a ratio in excess of 1 should be expected. An ideal is probably about 2. कि हमारे पास 1 रुपया पे करने के लिए 2 रुपये अवेलेबल हैं.
Otherwise, there would be the prospect that the company might be unable to pay its debt on time. In practice, a ratio comfortably in excess of 1 should be expected, but what is comfortable varies between different types of businesses. तो अगर आपके पास ये आंसर आ रहा है 2:1, ठीक है बेटा, या ये आ जाता है कि आपको 150 अवेलेबल है 100 को पे करने के लिए, तो 1.5 आपके पास अवेलेबल है टू पे योर 1 रुपी लाइबिलिटी। आइडियल क्या है कि 2:1 हो, लेकिन एक्सेस ऑफ 1 इज योर कंफर्ट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री और बिजनेसेस जो हमने शुरू में भी डिस्कस किए हैं। एक सुपर स्टोर है, एक होलसेलर्स है, और एक न्यू रिटेलर है, एंड सो ऑन। तो बेटा करंट रेशियो समझ आ गई, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, कि हाउ मच वी हैव इन करंट एसेट्स टू पे अवर लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स की और डेफिनेशन बता देता हूं बेटा। करंट एसेट्स की डेफिनेशन ये है assets which are convertible into cash within coming 12 months without losing much value। ठीक है, और आपने करंट एसेट्स के अंदर देख भी लिए थे क्या क्या चीजें आ रही थी बेटा। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड्स, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे कहाँ, किस में, कैश में। जैसे अकाउंट रिसीवेबल वाले कैश में कन्वर्ट होते हैं ना बेटा, वो आपको क्या देंगे, कैश देंगे। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री थोड़े दिन तो आपके पास इन्वेंट्री रहेगी, फिर क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, और सेल होने के बाद रिसीवर बन जाएगी, और रिसीवर होने के बाद वो कैश में कन्वर्ट होगी। तो हमें ये देखना है करंट एसेट्स कौन से हैं, विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन कमिंग 12 मंथ विदाउट लूजिंग मच वैल्यू। ये हमारे जो इन्वेंट्री है इसकी वैल्यू कम ना हो जाए, अगर वो सिग्निफिकेंटली कम हो रही है तो हमें उस पर इंपेयरमेंट करनी पड़ती है। और करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन क्या है बेटा, लायबिलिटीज विच आर ड्यू यानी पेएबल हैं विद इन कमिंग 12 मंथ्स। ठीक है, और बेटा इस तरह भी हो सकता है कि इसके अंदर कौन सी लायबिलिटी आ जाए, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, ये क्या बात हुई, से आपने एक लोन लिया था 5 इयर्स के लिए और वो ड्यू हो रहा है इन 2025 में। ठीक है, तो ये है 2020, 2021, तो बेटा जब 2024 की बैलेंस शीट बनेगी ना, तो जो लोन 2025 में पे होना है ना, वो यहाँ पे करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ऑल्दो कि वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन अब उसके लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन खत्म हो रही है और वो 2025 में पेबल था, तो 2024 में वो करंट लायबिलिटी के अंदर फॉल कर जाएगा। एग्रीड। तो बेटा ये है करंट रेशो। इसके बाद आती है क्विक रेशो, या इसको एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं। ठीक है, या इसको लिक्विड रेशो भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्रीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। आप इसमें से इन्वेंट्रीज को निकाल देते हो। क्यों निकाल देते हो बेटा, अभी हमने इससे बात की थी, क्योंकि इन्वेंट्री ने पहले कन्वर्ट होना है किसमें, सेल्स में। या चलो ये समझ लो कि रॉ मटेरियल की अगर इन्वेंट्री थी तो पहले कन्वर्ट होगी इनटू वर्क इन प्रोसेस, फिर कन्वर्ट होगी
वर्क इन प्रोसेस इनटू फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स कन्वर्ट होगा इनटू सेल्स, ठीक है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल फिर कन्वर्ट होगा इनटू कैश। तो ये तो इतना लंबा साइकिल बन गया ना बेटा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें से ना इन्वेंट्रीज को ही निकाल देते हैं, कि बाकी चीजें ले लो और इनको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज की। और इसका जो बेटा आइडियल रेशो है ना, वो है 1:1। 1 रुपी इज अवेलेबल टू पे 1 रुपी लायबिलिटी। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा? यस बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बेटा वर्क रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। आपके जो रिसीवेबल्स हैं उसकी कलेक्शन पीरियड कितने दिनों में होती है? इसको आप डेज में भी निकाल सकते हो, इसका टर्नओवर पीरियड भी निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। बेटा डेज में कैसे निकलती है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय एवरेज डेली सेल्स ऑन क्रेडिट टर्म्स। आपके पास पूरे साल की सेल होगी, उसको डिवाइड बाय कर दें 365 से, तो आपके पास आ जाएगी एवरेज डेली सेल्स। लेकिन कौन सी सेल लेनी है? क्रेडिट सेल्स। और ऊपर आप लिखेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, कि आपके पास यूजुअली कितने रिसीवेबल्स रहते हैं। और अगर इसका टर्नओवर पीरियड निकालना हो तो कितने दिनों में हमारे रिसीवेबल वाले हमारे पैसे दे देते हैं, दैट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। ओके, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 365 से, तो फिर हमें पता लग जाता है कि कितने दिनों में हमारा रिसीवेबल से पैसे मिल रहे हैं। अभी इसकी एग्जांपल्स भी हम करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। सेम इज द पेबल पेमेंट पीरियड। इस तरह रिसीवेबल का है, इस तरह पेबल का है। यहाँ पे भी एवरेज ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय एवरेज डेली परचेजेस ऑन क्रेडिट टर्म्स, और जब हमने इसका टर्नओवर पीरियड निकालना है तो एवरेज ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय परचेजेस ऑन क्रेडिट टर्म्स फॉर द ईयर। जी बेटा, एवरेज निकलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर आपके पास 2 फिगर्स हैं, अगर आपके पास 3 फिगर्स हैं, तीनों को जमा करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह बेटा आता है इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। इससे हम क्या करते हैं कि कितने दिन हमारी इन्वेंट्री वेस्ट में पड़ी हुई है, हमें चाहिए कि इसको एक्सपीडाइट करें, प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाएं। इसमें बेटा आता है इन्वेंट्री, वही एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ सेल्स इन द पीरियड, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आप कर सकते हैं। और इसका अगर टर्नओवर पीरियड निकालना है तो दैट इज आल्सो इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मल्टीप्लाई बाय 365। अब आपको पता है बेटा इन्वेंट्री हमारे पास 3 किस्म की है। वन इज रॉ मटेरियल, वन इज वर्क इन प्रोसेस, एंड वन इज फिनिश गुड्स। तो अगर हमने तीनों का सेपरेट करना पड़ेगा तो हमारा ये बेसिक जो फार्मूला है वो यही रहेगा, क्या? इन्वेंट्री डिवाइड बाय एवरेज डेली। ओके, तो रॉ मटेरियल के केस में हम कर लेते हैं एवरेज मटेरियल्स इन्वेंट्री डिवाइड बाय परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल का ताल्लुक किससे है? परचेजेस से। वर्क इन प्रोसेस को हम क्या करेंगे? एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड बाय करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, और फिनिश गुड्स को हम करते हैं एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा जिस किस्म की भी इन्वेंट्री है उसको हमने उसका एवरेज ऊपर रख देना है, और रॉ मटेरियल के केस में परचेजेस से डिवाइड करना है, वर्क इन प्रोसेस के केस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से डिवाइड करना है, और फिनिश गुड्स के केस में कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड करना है। ओके, ये बात समझ आ गई बेटा? और इसी तरह अगर आपने इनके पीरियड्स निकालने हैं तो क्या है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइड बाय रॉ मटेरियल परचेजेस इनटू 365। जब आप 365 करेंगे तो डेज में आंसर आ जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनटू 365, ये डेज में आंसर आ जाएगा। एंड लाइकवाइज फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, ये डेज में आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं मंथ्स में आंसर आए तो यहाँ पे 365 की जगह लिख दें 12। आप चाहते हैं वीक्स में आंसर आए तो यहाँ पे 52 आप लिख दें। 52 वीक्स होते हैं ना ईयर, तो आपके पास ये आंसर आता जाएगा। ठीक है बेटा? इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल का भी आप निकालना चाहते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स का ताल्लुक होता है क्रेडिट सेल के साथ इंटू 365, ट्रेड पेबल्स का ताल्लुक होता है क्रेडिट परचेज के साथ इंटू 365, एंड सो ऑन। तो ये सेक्शन की समरी है बेटा, ये सारे फार्मूला जो अभी हमने पढ़े हैं वो आ गए। अब नेक्स्ट सेगमेंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
कि हमने पहले वर्किंग कैपिटल साइकिल तो देख लिया कि हमें 2 महीने या कितने महीने के लिए हमें कैश की जरूरत है। अब हम जाके देखेंगे कितना कैश जरूरत है हमें इस 2 महीने के लिए कितना कैश चाहिए। ठीक है बेटा, इसको हम देखते हैं। द नीड फॉर फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, हमें कितना फंड चाहिए करंट एसेट्स में। ठीक है, और इसके एक एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज वर्किंग कैपिटल फंड रिक्वायरमेंट। मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की एक एग्जांपल अवेलेबल है। इसको अभी हम जो है ना नमाज की ब्रेक लेते हैं ना, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। टिल दिस टाइम जब तक हम ब्रेक ले रहे हैं, एक चीज आपको बताता चलूँ, नीड फॉर फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? करंट लायबिलिटीज आर ऑफन अ चीप मेथड ऑफ फाइनेंस, हमें इसके अगेंस्ट यूजली इंटरेस्ट या मार्कअप नहीं देना पड़ता। ट्रेड पेबल्स डू नॉट यूजली कैरी एन इंटरेस्ट कॉस्ट एंड कंपनीज में therefore consider debt in the interest of higher profits. It is worth accepting some risk of insolvency by increasing current liabilities, taking the maximum credit possible from suppliers. हम इसमें कोशिश करते हैं कि सप्लायर से मैक्सिमम टाइम पीरियड हम गेन करें और फिर उसको मेंटेन करें, अपनी गुडविल को खराब ना करें और उसको उस पर टाइम पे पेमेंट कर दिया करें। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब करंट एसेट्स की कितनी क्वांटिटी हमने रखनी है, दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंपनीज बिजनेस। इस पर डिपेंड करेगा बेटा कंपनी के बिजनेस पे। फॉर एग्जांपल, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मे रिक्वायर मोर इन्वेंट्रीज देन अ कंपनी इन अ सर्विस इंडस्ट्री और द कंपनी इन अ ट्रेडिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग वाले को वर्क इन प्रोसेस के लिए भी चाहिए, फिनिश गुड्स के लिए भी चाहिए और रॉ मटेरियल के लिए भी चाहिए, जबकि सर्विस इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है, जस्ट उसको अपनी जो कंज्यूमेबल्स है ना उसके लिए इन्वेंट्री चाहिए, उसको इवन ट्रेडिंग के लिए भी इन्वेंट्री नहीं चाहिए। As the volume of output by a company increases, the volume of current assets required will also increase. जिस तरह हमने कहा था जब पीक सीजन आएगा तो आपको अपने एसेट्स को बढ़ाना पड़ता है। ओके, तो बेटा अभी हम देखते हैं नमाज की ब्रेक और उसके बाद आकर हम ये स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 15, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, उस वक्त तक हम ले रहे हैं 10 मिनट की ब्रेक और नमाज। जी बेटा, 3.1 में है द नीड फॉर फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। हम करंट एसेट्स में जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम करंट लायबिलिटीज से करें, क्योंकि करंट लायबिलिटीज में हमें कोई इंटरेस्ट कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती यूजली। ठीक है बेटा, तो करंट लायबिलिटीज आर ऑफन अ चीप मेथड ऑफ फाइनेंस। ट्रेड पेबल्स do not usually carry an interest cost and companies may therefore consider that in the interest of higher profits. It is worth accepting some risk of insolvency by increasing current liabilities, taking the maximum credit possible from suppliers. जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ये जो करंट लायबिलिटीज में चीजें आ रही है ना, अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल, यूटिलिटीज पेबल, इनके अगेंस्ट हमें कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। ठीक है, जबकि हमें कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगेंस्ट क्या पे करना पड़ता है बेटा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो करंट लायबिलिटीज हमें चीपर सोर्स लगती हैं और हम ज़्यादा चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो करंट एसेट्स में हो। जैसे इन्वेंट्री हम कहाँ से लेंगे, अकाउंट्स पेबल वालों से। ठीक है, अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल की फिगर कैसे आती है, दिस इज अ सेल्स। हमने माल उधार पे खरीदा होगा और उसको सेल कर दिया, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इससे मैच करें। ओके, आइए अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं ताकि आपको ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना समझ आ जाए। Computing the working capital requirement is a matter of calculating the value of current assets less current liabilities, perhaps by taking averages over a 1 year period. अभी कैसे किया जाता है बेटा कि करंट एसेट्स क्या हैं, करंट लायबिलिटीज क्या हैं, आए इस एग्जांपल को देखते हैं। The following data relates to
कौन कंपनी? आ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ओके. सेल्स फॉर द ईयर है 1.5 मिलियन. Cost as percentage of sales. Direct material is 30% of sales. Direct labor is 25% of sales. Variable overheads is 10% of sales, and fixed overheads is 15% of sales. And distribution, selling and distribution is 5% of sales. Okay. On average, receivers takes 2.5 months before payment. हमें वो 2.5 महीने में पेमेंट देते हैं जिन्होंने हमसे क्रेडिट सेल्स की हुई है. रॉ मटेरियल्स आर इन्वेंट्री फॉर 3 months. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास रहती है 3 महीने. वर्क इन प्रोग्रेस रिप्रेजेंट 2 months वर्थ ऑफ हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स. देखें, रॉ मटेरियल तो ऐसी चीज होती है जो अभी सिर्फ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, और वर्क इन प्रोसेस होता है सेमी फिनिश गुड्स. अभी ना वो रॉ मटेरियल है और ना ही वो फिनिश गुड्स हैं. दे आर इन बिटवीन. और वो क्या है? 2 months वर्थ ऑफ हाफ प्रोड्यूस गुड्स. अभी वो 50% कंप्लीट होती हैं, और जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में पड़ी होती हैं वो कितने महीने पड़ी रहती हैं? 2 months. एंड फिनिश गुड्स रिप्रेजेंट 1 month प्रोडक्शन. और फिनिश गुड्स में हमारे पास जो स्टॉक पड़ा रहता है वो 1 महीने की प्रोडक्शन के बराबर पड़ा होता है. ठीक है बेटा. अच्छा, इससे पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एंट्रीज भी सीख चुके हैं, और वहां पे हमें समझ लिया था कि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर बेटा क्या क्या चीजें शामिल होती हैं. रॉ मटेरियल है एक इन्वेंट्री हमारी, एक है वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, एंड वन इज फिनिश गुड्स. ठीक है बेटा. तो अगर हम इसको डिटेल से अंडरस्टैंड करना चाहें तो हमारे पास 3 किस्म की कॉस्टें होती हैं. वन इज डायरेक्ट मटेरियल, वन इज डायरेक्ट लेबर, वन इज एफओएच. इन तीनों को मिला के ही हम क्या बनाते हैं बेटा? यूनिट कॉस्ट बनाते हैं. तो रॉ मटेरियल के केस में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल होगा. वर्क इन प्रोसेस के केस में डायरेक्ट मटेरियल भी होगा, डायरेक्ट लेबर भी होगी, फैक्ट्री ओवरहेड भी होगी. ठीक है, बट नॉट टू दी 100% एक्सटेंट. ठीक है, ये लेस देन, इसको कहा जाता है मोर देन रॉ मटेरियल एंड लेस देन फिनिश गुड्स. ठीक है बेटा, ये बात समझे आप कि वर्क इन प्रोसेस जो है ना तो वो रॉ मटेरियल होता है और ना ही वो फिनिश गुड्स होती है. ठीक है, और जब हम आएंगे फिनिश गुड्स पे तो इसके अंदर सारा रॉ मटेरियल भी पूरा होता है, इसके अंदर डायरेक्ट लेबर भी पूरी होती है, और उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड भी पूरा होता है. दैट इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर एंड एफर्ट. ओके, तो ये तीनों का फर्क समझ आ गया आपको? जिस तरह हमारे ये क्वेश्चन में बताया गया है वो क्या कहा गया है कि दिस इज इक्वल 2 months, लेकिन कितनी है ये? हाफ. ठीक है, और ये कितने हैं? इक्वल टू 1 month. ठीक है, लेकिन ये फुल कंप्लीट होंगी क्योंकि फिनिश गुड्स है ना, वो हाफ है और ये फुल कंप्लीट है. आए आगे चलते हैं क्वेश्चन में. क्रेडिट इज टेकन एज फॉलोस. डायरेक्ट मटेरियल जिनसे हम परचेज करते हैं उनसे हमने लिया हुआ टाइम 2 महीने का. डायरेक्ट लेबर से हमने टाइम लिया हुआ है 1 हफ्ते का. डायरेक्ट लेबर वालों को हम हर हफ्ते ही पेमेंट कर दिया करेंगे. वेरिएबल ओवरहेड वालों को 1 महीने का. फिक्स ओवरहेड वालों को 1 महीने का, एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वालों से हाफ मंथ का. ठीक है बेटा, अभी इन सब की इम्प्लीकेशन भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस कॉस्ट. उन्होंने कहा वर्क इन प्रोग्रेस जो है और फिनिश गुड्स जो है वो मटेरियल पे है
लेबर पे है एंड वेरिएबल एक्सपेंस कॉस्ट। तो बेटा ये कौन सी कॉस्टिंग आ गई? मार्जिनल कॉस्टिंग। शाबाश मेरे सादिक साहब, मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल एफर्ट जब होगा तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग। उसमें उन्होंने बता दिया है कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें लेनी है। दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस कॉस्ट। Compute the working capital requirement of Con assuming the labor force is paid for 50 working weeks a year. लेबर को जो है हमने 50 वर्किंग वीक्स लेने हैं। साल में वैसे 52 होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप 50 वीक के साथ वर्किंग करिएगा। ठीक हो गया जी? तो ये है बेटा आपके सामने क्वेश्चन। सेल्स हमारी 1.5 है एंड सो ऑन, हम सारा काम करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? आए, हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे बताया गया था कि हमने मालूम करना है पहले करंट एसेट्स, फिर हमने मालूम करनी है करंट लायबिलिटी, और इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास आएगा वर्किंग कैपिटल। तो ये डेटा है, आए इसका सोल्यूशन अंडरस्टैंड करते हैं। द एनुअल कॉस्ट इंकर्ड विल बी एज फॉलोस, कि जो हमारी कॉस्ट इंकर्ड होंगी वो क्या होंगी? इसको एक स्क्रीन पे कर लेते ताकि आपको ये समझ आए कि क्या हो रहा है। देखो बेटा, सेल्स कितनी थी? 1.5, और डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 30%। तो हमने सेल्स का 30% ले लिया, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल 450,000। ओके, डायरेक्ट लेबर थी 25%, तो 1.5 मिलियन का हमने ले लिया 25%, दैट इज 375। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड को ले लेंगे, फिक्स ओवरहेड्स को ले लेंगे एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ले लेंगे। तो ये सारी फिगर्स आपके सामने आ गई, 450, 375, 150, 225 एंड 75। इस पॉइंट पे किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डिसएग्रीमेंट तो प्लीज मुझे बताएं। शाबाश बेटा, आगे चलते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि हमारा पूरे साल में मटेरियल कितना इस्तेमाल होगा। ये आपको पता लग गया कि पूरे साल में डायरेक्ट लेबर कितनी इस्तेमाल होगी, और पूरे साल में वेरिएबल ओवरहेड कितना इस्तेमाल होगा, फिक्स ओवरहेड कितना इस्तेमाल होगा, और सेलिंग कितने इस्तेमाल हो गई। ये पूरे साल की आपको डिटेल पता लग गई, क्योंकि सेल भी आपके पास पूरे साल की थी। और बेटा ये जो पॉइंट था ना, ये आपको हेल्प करेगा कि जो डायरेक्ट मटेरियल है ना आपके पास, वो टोटल कितने का है? 450,000 का। कितने का ही है ना, अभी आपने निकाला है। और वही स्प्लिट हुआ है, कुछ उसकी अमाउंट होगी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में, कुछ होगी वर्क इन प्रोग्रेस में, और कुछ फिनिश गुड्स में। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो वो 450 बनेगा। लाइक वाइज लेबर बनेगी 375,000। लाइक वाइज वेरिएबल एफर्ट बनेगा 150,000। ओके, इन तीनों से मिला के ही हमारी इन्वेंट्रीज बन रही हैं, दैट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। अब कैसे बन रही हैं इसको आगे अंडरस्टैंड करते हैं। जी बेटा, इसको थोड़ा सा हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए। दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स विल बी एज फॉलोस। आपको पता है बेटा हमारे पास करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? एक रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आएगी, एक वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री आएगी, एक फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आएगी, और एक रिसीवेबल की फिगर आएगी। हमें और बाकी करंट एसेट्स का नहीं बताया गया। अब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कैसे आएगी, जरा तवज्जो करनी बेटा। पूरे साल की रॉ मटेरियल कितनी थी? 450,000। ठीक है, इससे तो एग्रीड है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है 450,000। और बेटा हमें क्या बताया गया था कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितने दिन रहती है हमारे पास? 3 मंथ्स। 450 पूरे साल की है, तो 3 महीने की इन्वेंट्री कितनी बनेगी? 450 डिवाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास 3 महीने की जो इन्वेंट्री है दैट इज 112,500। पूरे साल की रॉ मटेरियल होता है हमारे 4.5 लाख, और एक टाइम पे हमारे पास 3 महीने की इन्वेंट्री मौजूद रहती है। इसका मतलब है कि हमारा उसमें पैसा लगा होता है 1,12,500।
तो ये पहली लाइन सबको समझ आ रही है, तो फिर हम आगे चलेंगे, वरना आगे नहीं चलेंगे। शाबाश बेटा। बेटा देखो, 4.5 लाख रुपए की आपने मटेरियल इस्तेमाल करना था पूरे साल में, ठीक है सादिक साहब? पूरे साल में आपने 4.5 लाख का इस्तेमाल करना था, और पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। और आपकी इन्वेंट्री कितने महीने की है? 3। तो हम क्या करेंगे, 450,000 डिवाइड बाई 12, तो ये 1 महीने की निकल आई। और जब 3 महीने की करनी होगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 112,500 की हमारे पास होती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ओके, दिस इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास होती है। ओके, जी बेटा शाबाश, ऐसी ही बात है। हमने हमारे एट ए टाइम 1,12,500 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं इन रॉ मटेरियल। आगे आते हैं बेटा। इसके बाद थी बात वर्क इन प्रोग्रेस की, और उसका क्या क्या गया था कि वो हाफ कंप्लीट है, यानी 50% कंप्लीट है, ठीक है। और कितने महीने रहते हैं हमारे पास? 2 मंथ्स। तो आए इसको भी बना लेते हैं। ये हमने बात कर ली रॉ मटेरियल की। अब हम करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की बात। अच्छा बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? मटेरियल भी होता है, हमारे पास लेबर भी होगी, और हमारे पास वेरिएबल एफर्ट भी होगा। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब ये कितनी परसेंट कंप्लीट है बेटा? 50%, ठीक है। और कितना टाइम लेती है ये? 2 मंथ्स। ये बात क्लियर हो गई? आपके पास बेटा डायरेक्ट मटेरियल है कितना? 450,000 का। ओके, इतना ही है ना? और ये आपके पास कितने महीने रहेगा? 2 मंथ्स। तो डिवाइड बाय कर दिया हमने 12 से, ये 1 महीने का आ गया, ठीक है। और इसको हमने रखना है कितने महीने? 2 महीने। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो बेटा ये जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो फुल मटेरियल हमारे पास आ गया, ठीक है। हमने कितना रखना होता है? 50%। कितना रखना होता है बेटा? 50%। तो हम इसका ले लेंगे 50%। तो ये हमारे पास आ गया वर्क इन प्रोसेस की मटेरियल की अमाउंट, ठीक है। कैसे किया है मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आपको पता है 3 चीजें होंगी, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, पूरे साल का मटेरियल कितना है हमारा? 450। डिवाइड बाय 12 से किया तो हमारे पास 1 महीने का आ गया। और हमारे पास ये वर्क इन प्रोसेस कितने महीने की पड़ी होती है बेटा? 2 मंथ्स की, तो ये 2 मंथ्स का आ गया। लेकिन क्या ये 100% कंप्लीट है? नहीं, ये कितने परसेंट कंप्लीट है? 50% कंप्लीट है। तो हमने इसका 50% ले लिया। ओके, तो ये 37,500 आ गया। अभी इसी तरह मैं आपके सामने करूंगा तो आपको बाकी बात भी समझ जाएगी। लेबर की फिगर कितनी है बेटा? 375,000 पूरे साल की। तो एक साल की कितनी आ जाएगी? 1 महीने की। दिस डिवाइड बाय 12, ये 1 महीने की आ गई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से, तो ये 2 मंथ्स की हो गई। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? हम 50% के साथ। तो ये हमारे पास आ गई डायरेक्ट लेबर की फिगर इन वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज 31,250।
आप करते हैं बेटा फैक्ट्री ओवरहेड, उसकी अमाउंट कितनी है 150, ठीक है, डिवाइड बाय कर देंगे 12, तो 1 महीने की आ जाएगी। हमारे पास ये बराबर होती है 2 महीनों के, और इसका लेंगे हम हाफ। तो बेटा जब इन तीनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर, कि हमने वर्क इन प्रोग्रेस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, कितने पैसे अपने हमने वर्क इन प्रोसेस में ब्लॉक किए हुए। ओके, बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, अभी वर्क इन प्रोग्रेस में किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। सेम इसी तरीके से निकलेगा फिनिश गुड्स, सेम इसी तरीके से निकलेगा फिनिश गुड्स। लेकिन फिनिश गुड्स क्या होती है बेटा, कितने परसेंट कंप्लीट होती हैं? जी बेटा, कितने परसेंट कंप्लीट होती हैं? 100%, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो अभी हम इसको भी समझ लेते हैं, दैट इज फिनिश गुड्स। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट मटेरियल, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगी और फैक्ट्री ओवरहेड होगा। क्लियर? अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल की फिगर कितनी है 450,000, तो डायरेक्ट लेबर की है 375,000 और वेरिएबल एफर्ट्स की है 150,000। तो बेटा इसका डिवाइड जब 12 करेंगे तो ये 1 महीने का आ गया, ठीक है, ये भी 1 महीने का आ गया और ये भी 1 महीने का आ गया। तो ये कितने महीने के बराबर होता है? ये होते ही 1 मंथ के बराबर है, ठीक है, तो आप इसको 1 मंथ ही रहने दो, ठीक है बेटा। और ये कितने परसेंट होता है 100%, फिनिश गुड्स में माल कितना परसेंट होता है 100%, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई 81,250। इसमें भी अगर आप निकालना चाहेंगे तो मटेरियल सेम अमाउंट, लेबर की ये अमाउंट और फिनिश गुड्स की ये अमाउंट आ गई। तो आपको पता लग गया कि अब हमारे रॉ मटेरियल में कितना पैसा ब्लॉक है, हमारा वर्क इन प्रोसेस में कितना पैसा ब्लॉक है और फिनिश गुड्स में कितना पैसा ब्लॉक है, ठीक है बेटा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। जी बेटा, मजे का है ना ये टॉपिक, ये लाइट सा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आए देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है आपके। एंड में क्या दोबारा रीड कराऊं बेटा? जी बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों किए हैं, ये हो गए वर्टिकली, ठीक है। अभी इसका और भी यूजेज आ जाएगा, ठीक है, और फिर इसी तरह हमारे पास ये भी आ जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, ये तो इतना नहीं बन रहा होगा, भी खैर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट, फिनिश गुड्स की अमाउंट, ठीक है, तो बेटा ये निकालना आ गई होगी, ठीक है। और रॉ मटेरियल की अमाउंट भी हमारे पास आ गई, रॉ मटेरियल की अमाउंट भी हमने निकाली है, ये 450 को डिवाइड किया 12 से, ठीक है, तो ये 1 महीने की आ गई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो ऑन। बिल्कुल इसको ऐसा करते हैं, यहाँ कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। 12 हो गया, इसको कर देते हैं 312,500 हो गया रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। जी बेटा, जरूरी नहीं है कि फुल अमाउंट से आए, अगर हम सारा मटेरियल शुरू में लगा रहे हैं तो फुल से आएगा, अदरवाइज जिस तरह भी है।
ठीक है बेटा, अभी जिस तरीके से मैंने आपको समझाया ये पॉइंट समझ आ गया। इन्होंने भी ये कैलकुलेशन की हुई है। बहरहाल 81,250 इनका वर्क इन प्रोसेस आ रहा है और 81,250 इनका फिनिश गुड्स आ रहा है। ओके, अब हम आते हैं रिसीवेबल्स के ऊपर। रिसीवेबल्स क्या है बेटा? हमारी क्रेडिट सेल है। हम इस क्वेश्चन में ये समझ रहे हैं कि हमारी जितनी भी सेल्स हुई है ना, वो हम समझ लेते हैं सारी क्रेडिट पे हुई है। ठीक है, तो 1.5 मिलियन की सेल है। एक महीने की सेल कितनी होगी बेटा? अगर 1.5 मिलियन पूरे साल की सेल है तो एक महीने की सेल कितनी होगी? सादिक साहब कह रहे हैं 125,000। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब सेल्स को भी, सेल्स है हमने कहा 1.5 मिलियन। ओके, तो बेटा इसको हम डिवाइड बाय कर देंगे 12 से, तो ये हमें पता चलेगी कि एक महीने की क्या सेल है, दैट इज 125,000। ठीक है, दैट इज 1 मंथ सेल्स। अच्छा, सेल्स के लिए क्या कहा गया था बेटा? कितने दिन लगते हैं हमारे कलेक्शन में? रिसीवर्स टेक्स 2.5 मंथ्स बिफोर पेमेंट। वो 2.5 महीने लेते हैं, तो हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारे रिसीवेबल में पैसा ब्लॉक रहता है 312,500। ठीक है, एट ए टाइम हमारे 312,500 ब्लॉक रहता है। यही काम उन्होंने यहाँ पे भी किया हुआ बेटा। 312,500 कैसे? 1.5 मिलियन डिवाइड बाई 12 एंड मल्टीप्लाई बाई 2.5, दैट इज 312,500। ओके, क्लियर है ये बात? शाबाश। तो बेटा देखो, आपके पास करंट एसेट्स की सारी चीजें पूरी हो गई। क्या क्या? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड रिसीवेबल। आपको इसके अलावा कैश और कैश एट बैंक और प्रीपेड के मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। हमने इन सबको सम किया तो बेटा ये बन गया 587,500। दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स विल बी 587,500। इन सबको हमने जमा कर लिया। अब ये बात होगी बेटा करंट एसेट्स की। अब हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज की क्या बात होती है, आइए उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपको बताया गया था क्वेश्चन में कि जो मटेरियल का सप्लायर है उसने आपको 2 महीने का टाइम दिया है। लेबर ने 1 हफ्ते का, वेरिएबल ओवरहेड ने 1 महीने का, फिक्स ओवरहेड ने 1 महीने का और सेलिंग वालों ने आधे महीने का। तो हमें पता है मटेरियल की अमाउंट कितनी है, 450,000। इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें पता लग गया कि हमें कितनी पेमेंट करनी है सप्लायर को, दैट इज 75,000। लाइकवाइज लेबर थी हमारे पूरे साल की 375,000 और हमें इसका बताया गया था कि हमने 50 वीक्स के हिसाब से चलना है और हम 1 महीने का, 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं उससे। 375 को हमने डिवाइड कर दिया 50 से और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो ये हमारे पास आ गया कि हमारे 1 हफ्ते की लेबर कितनी होती है। लाइक वाइज वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास थे पूरे साल के 1.5 लाख और इस पर हमें मिलता था 1 महीने का क्रेडिट। तो हमने डिवाइड कर दिया 12 से और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो ये आ गया 12,500। लाइक वाइज फिक्स ओवरहेड्स के ऊपर भी हमें 1 मंथ का मिलता था और फिक्स ओवरहेड्स पूरे साल के थे 2,25,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1, 18,750। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइक वाइज पूरे साल के थे 75,000 डिवाइड बाई 12 किया मल्टीप्लाई 0.5, दैट इज 3,125। तो बेटा ये आपको करंट लाइबिलिटीज की टोटल आ गया कि आपको कितना क्रेडिट मिलता है, दैट इज 116,875। दैट इज करंट एसेट्स, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 470,625। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कि आपको कितने रुपए चाहिए एज ए वर्किंग कैपिटल। It has been assumed that all direct material are allocated to work in progress when production starts। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ गया है
जी बेटा, हमने 2.5 मंथ की सेल ली है क्योंकि उतने ही पैसे हमारे ब्लॉक रहते हैं। बेटा 31 दिसंबर को आपने कितना पे करने होंगे मटेरियल के पैसे? 2 महीने का क्रेडिट। आपने 31 दिसंबर को लेबर के कितने पैसे पे करने होंगे? एक हफ्ते की सैलरी। इसी तरह वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जी सादिक साहब। तो बेटा इस तरीके से आप रिसीवेबल की करंट एसेट्स की अमाउंट भी आपने निकाली, करंट लायबिलिटी की अमाउंट में आपने निकाली, और जो दोनों का डिफरेंस लेंगे दैट इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी बेटा, रिपोर्टेड डेट पे ही काम होगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दोबारा करता हूँ, इसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें और फिर मुझे बताएं कौन से पॉइंट की समझ नहीं आ रही। जी बेटा, क्वेश्चन की सेंस आपको आ रही है कि नहीं? हमने कैसे प्रोसीड करना है? हमने पहले ये कॉस्टें निकाली हैं, द परसेंटेज ऑफ सेल्स, फिर हमने उनको ये चीज़ें अप्लाई की हैं, ये एसेट से मुतल्लिक थी। तो बेटा ये चीज़ें हैं, ये एग्जांपल आपको कराइए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सिंस दिस इज द फर्स्ट अपीयरेंस, आपको ये वर्किंग कैपिटल का, जिन लोगों ने एमबीए वगैरह नहीं किया उनको ये फर्स्ट अपीयरेंस मिल रही होगी कि हमने कैसे फिगर्स लेनी है और कैसे इनको सॉल्व करना है। तो हमने पहले निकालने हैं करंट एसेट्स और फिर हमने निकालने हैं करंट लायबिलिटीज। जी बेटा ठीक है। तो हमने स्टेट में पहले ये परसेंटेजेस ली, फिर रिसीवेबल को देखा, रॉ मटेरियल को देखा, वर्किंग प्रोग्रेस को देखा, फिनिश गुड्स को देखा, तो ये हमारे पास आ गए करंट एसेट्स। और ये सारे हमें मिल रहे थे क्रेडिट, ये हमें मिलेंगे सप्लायर से, लेबर से एंड सो ऑन। क्या कह रहे हो सादिक साहब? आपको सादिक साहब ठीक है बेटा। तो ये कैलकुलेशन दोबारा बता दूं, देखें स्ट्रेट अवे आपने परसेंटेजेस ली और फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो 3/12 इंटू 450 एंड सो ऑन। क्लियर? तो जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा था किसी बच्चे का कि जी ये टोटल इकट्ठा नहीं आ रहा, तो बेटा इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करेंगे तो फिर वो इकट्ठा आ जाएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो देखें अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, दिस माइनस दिस 262,500 हमारी मटेरियल की कॉस्ट जो है ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होगी। लाइक इतनी जो है लेबर की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होगी, लाइक इतनी ही कॉस्ट हमारी वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होगी। ठीक है भाई, ये बात समझे आप? और अगर हम इसका भी टोटल लें तो हमें पता लगेगा कितनी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, दैट इज 700,000। ओके, और अगर हम इसका भी सम लें तो बनता है 975,000। ठीक है, और ये भी कैसे आएगा आपके पास, क्योंकि अगर आप
इन तीनों को सम अप करें, ये अब हम एडिशनल चीजें कर रहे हैं, 30 प्लस 25 प्लस 10, तो बेटा ये टोटल कितने परसेंटेज बन गया? 65%। और 65% अगर आप लें 1500,000 का, ठीक है, तो वो कितना आना चाहिए? 975। तो ये 975 ही आपके पास आ रहा है, और जो कि चला गया है ब्रेक इनटू वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, नहीं नहीं बेटा, ये करनी नहीं है, ये जो एक बेटा मुझे कह रहा था कि टोटल 450 नहीं आ रहा बेटा, तो क्योंकि बाकी मटेरियल कहाँ गया होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गया होगा। जस्ट आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ उसका मैं। ठीक है बेटा, ये करना नहीं है, ये ना किया हुआ है उन्होंने। जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये वर्टिकली अगर टोटल करना है तो कैसे बनेगा, और हॉरिजॉन्टली करना है तो कैसे बनेगा। जी, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, और ये भी पास पेपर्स में एक आध दफा आ चुका है। ठीक है, आए अब हम बात करते हैं कुछ और इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की इस चैप्टर के। एंड दैट इज, ये जो एग्जांपल थी वर्किंग कैपिटल रेशियोज की, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सोचा था आपको होमवर्क में दोगे। आइए बेटा, calculate liquidity and working capital ratios for from the following accounts of a manufacturer of products from the construction industry and comments on the ratios। हमने ratios के ऊपर कमेंट भी करने हैं कि ये रेशियो ठीक आई है कि नहीं आई है। ठीक है बेटा, सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज कंपैरेटिव 2007 एंड 2008। ठीक है, और डॉलर है मिलियन में। करंट एसेट्स आ गए, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल का नोट 1 दिया गया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक इन हैंड, पेबल्स अमाउंट फॉलिंग ड्यू विद इन 1 ईयर, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स, इनकम टैक्स, डिविडेंड पेबल्स। तो बेटा देखो, ये सारी पेबल्स कब ड्यू हो रहे हैं? विद इन 1 ईयर। तो ये कौन सी लाइबिलिटीज होंगी? करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो ये आ जाएंगे नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स कैसे आते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, दैट इज नेट करंट एसेट्स। तो आप देख सकते हैं 572 माइनस 501 इज 71.3। अब जो नोट्स दिए गए थे उनको देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे पास 329 एंड 285, एंड ट्रेड पेबल्स हैं 210 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेटा देखो रिसीवर कितने आ रहे थे? 400.9 के, जबकि जब हमने नोट जाके देखा तो यहाँ पे पता लगा कि ट्रेड रिसीवेबल है 329 के। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल? एनीवन गेस? अली अब्दुल रशीद? जी शाबाश। ट्रेड रिसीवेबल जो होंगे ना बेटा, ये हमारी क्रेडिट सेल्स के पैसे हैं, ये हमारी सेल्स के पैसे हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल इज फ्रॉम कस्टमर, और जो रिसीवेबल है ना, दिस मे इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, जिनको हमने कोई लोन एडवांसेस दिए हुए हैं। जबकि ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हैं? जो क्रेडिट सेल्स के मुतालिक आए हैं। तो ट्रेड क्रेडिट सेल्स का ताल्लुक ट्रेड रिसीवेबल के साथ होता है। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी रेशोस, उसमें हमने ट्रेड रिसीवेबल को यूज करना है, ना कि रिसीवेबल्स को। ठीक है, और रिसीवेबल्स में हमारे पास इंटरेस्ट रिसीवेबल और डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, और ट्रेड रिसीवेबल में सिर्फ क्रेडिट सेल्स होंगी। ठीक है बेटा, अच्छा फिर ये है नोट्स पेबल, इसका भी फिगर दिया गया है। इसके आ रहे हैं, ये ट्रेड पेबल्स पेबल्स से 370.7 के, जबकि यहाँ आ रहे हैं 236.2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
the same difference as it was in receivables and trade receivables. The same difference is payables and trade payables. Trade payables arises from credit purchases, from credit purchases. और इसके अलावा अगर आपने कोई और परचेज लोन लिए हुए हैं, कोई पेबल्स हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का करंट पोर्शन है, तो वो भी इसमें आ सकता है. ठीक है बेटा जी. ट्रेड पेबल्स इज रिलेटेड टू सप्लायर्स and it may be related to employees as well. It may be related to variable FOH as well, and so on. अब जो टोटल रिसीवेबल है ना बेटा, इसमें रिलेटेड पार्टी रिसीवर्स भी आ सकते हैं, जबकि ट्रेड रिसीवर्स में रिलेटेड पार्टी नहीं आएंगे. ठीक है, आप जो CFR पढ़े हैं ना, उनके क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं. एनीवे, अब हमने यहाँ निकाला है we are not given a breakdown of inventories. तो हम निकाल रहे हैं पहले करंट रेशो. तो करंट रेशो बेटा कैसे आती थी? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. तो करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं? 572 के. करंट लायबिलिटी कितनी है? 501 की. तो आपके सामने ना यहाँ पे पिक्चर रख लेते हैं ताकि आपको समझ आता रहे. देखो बेटा, 572 डिवाइड बाय 501 दैट इज 1.14 और 2007 में है 1.24. तो करंट रेशो हमारी बेहतर हुई है या खराब हुई है? नो, करंट रेशो हमारी खराब हो गई है क्योंकि 2007 में थी 1.24 और अब हो गई 1.14. इट इज डिटेरिएटेड ओवर द 1 ईयर पीरियड. ठीक है, इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हुआ नीचे, हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये लिखा हुआ है बेटा, the company's current ratio is a little lower than average. ठीक है, ये कम हो गई है. ठीक है, इसके बाद निकाली बेटा गई है क्विक रेशो. क्विक रेशो थी 0.99, वो भी कम होकर कितनी आ गई है? 0.90. बट इट्स क्विक रेशो इज बेटर देन एवरेज एंड वेरी लिटिल लेस देन द करंट रेशो. ये इसमें और इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. यानी कि दोनों के दरमियान बेटा फर्क किसका होता है? करंट रेशो और क्विक रेशो के दरमियान डिफरेंस किस चीज़ का होता है? हमने भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले. इन्वेंट्री का. शाबाश, वेरी गुड. तो आपको पता लग रहा है कि इतने दोनों के दरमियान इतना इन्वेंट्री का डिफरेंस नहीं है. ठीक है बेटा. अच्छा जी, बाकी रेशो देखते हैं. फिर है रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड. अगर हमने रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड निकालना था तो उसका हमने फार्मूला देखा हुआ था. क्या था बेटा? एवरेज ट्रेड रिसीवर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स. ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स. आइए हम देख लेते हैं हमारे रिसीवर्स कितने थे इस पीरियड में. 329.8. ओके, और इसके अलावा हमें कोई डाटा दिया गया था, दैट इज द सेल्स रेवेन्यू 2065. तो हमने 329.8 को 2065 से डिवाइड कर दिया बेटा और 365 किया. तो 58 डेज हमारे जो रिसीवेबल वाले लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो हमें 58 डेज में पैसे दे रहे हैं और यहाँ पे दे रहे थे 58 डेज में. तो दोनों में चेंज कोई नहीं आई. हमारी क्रेडिट पॉलिसी कोई इम्पैक्ट लेके नहीं आई. इन्वेंट्री टर्नओवर. ठीक है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर में क्या हो रहा है? इन्वेंट्री की फिगर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है जी, 2 मंथ्स के बराबर ही हुआ. ये क्या आ रहा है बेटा? 119 और 1478. अब 119 क्या है? दैट इज इन्वेंट्री. एंड 1478 क्या है बेटा? दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो हमने क्या किया? इन्वेंट्री की फिगर को डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स से, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड निकालना था. इनटू 365 किया, दैट इज 29 डेज. तो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड हमें बता रही है कि हमारा जो रॉ मटेरियल आता है वो कितने दिनों में सेल हो रहा है. दैट इज इन 29 डेज. रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रही है इनटू सेल्स इन 29 डेज और यहाँ पे हो रही थी 31 डेज. इट्स गेट्स इम्प्रूव्ड बाय 2 डेज. आता है बेटा पेएबल टर्नओवर पीरियड. ट्रेड पेएबल आपको दिया गया था यहाँ पे, दैट इज 236.2. इसको भी हमने डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ, क्योंकि
हमारी परचेजेस, लेबर, सब कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही होता है, इंटू 365, दैट इज 58 डेज। ये भी 59 डेज थी, अब 58 डेज हो गया है, हम पेएबल्स को जल्दी पे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका नीचे इंटरप्रिटेशन लिखा गया है, उसको देख लेते हैं। द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप serving the construction industry and so would be expected to have a comparatively lengthy receivables turnover period. Construction में usually बेटा ज़्यादा time लगता है because of the relatively poor cash flow in the construction industry. It is clear that the company compensate for this by ensuring that they do not pay for raw materials and other costs before they have sold their inventories of the finished goods. आप देखो रिसीवेबल से भी उनको 58 डेज लग रहे हैं और पेबल में भी उनको 58 डेज ही लग रहे हैं before they sold their inventories of the finished goods. Hence the similarity of receivables and payable turnover periods आपको ये नजर आ रहा है कि सेम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग जो है ना बेटा, ये करते हैं एग्रेसिव मैनेजर्स। क्या करते हैं, कौन करते हैं? एग्रेसिव मैनेजर्स। ये क्या करते हैं कि जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरा कज़न है, वो भी ये काम करता है। वो बैटरियों को खरीदता है वोल्टा कंपनी से, डिफरेंट कंपनी से, और आगे सेल कर देता है। ठीक है, अब उसने ओवर ट्रेडिंग की होती है, जितना उसके पास कैश नहीं है उससे भी ज्यादा माल खरीद लेता है, क्योंकि माल कब खरीद रहा होता है? उधार पे, और आगे भी माल बेच रहा होता है उधार पे। अब जहां पे माल बेचा वहां से कैश आ गया और जिनसे खरीदा था उनको पे कर दिया। अगर ये सब कुछ मैनेज चलता रहे तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहता है। लेकिन जब आपने क्रेडिट सेल की और वहां से पैसे नहीं मिले और सप्लायर ने कहा मुझे पैसे दो, तो फिर आपका बेटा वो बिजनेस का क्लोजिंग डेज शुरू हो जाते हैं। तो आए इसको स्टडी करते हैं। ओवर ट्रेडिंग इज द कंडीशन ऑफ अ बिजनेस which enters into commitments in excess of its available short term resources. जितने आपके रिसोर्सेज थे उससे ज्यादा काम करना शुरू कर दिया आपने। This can arise even if the company is trading profitably and is typically caused by financing strains imposed by a lengthy operating cycle or production cycle. This is the SEMA official terminology. In contrast with overcapitalization, over trading happens when a business tries to do too much, too quickly, with too little long term capital. अपना कैपिटल कम है, ठीक है, जितना बिजनेस आप हैंड ओवर करने जा रहे हैं, जितना आप उसको संभालने जा रहे हैं, उससे के कंपैरिजन में आपके पास कैपिटल कम है। So that it is trying to support a too large a volume of trade with the capital resources at its disposal. Even if an over trading business operate at a profit, it could easily run into serious trouble because it is short of money. Such liquidity troubles stem from the fact that it does not have enough capital to provide the cash to pay its debts as they fall due. क्योंकि जब भी बच्चों मिसमैच आएगा ना, तो आपका बिजनेस लिक्विडिटी की वजह से सरवाइव नहीं कर सकेगा। ओके, तो ये इसकी ओवर ट्रेडिंग की ना एक एग्जांपल दी गई है। इसको हम आपको होमवर्क के तौर पे भी देते हैं और इसको जरा एक डायग्राम है उधर से आपको समझाता हूँ। जो ओवर ट्रेडिंग आप कर रहे होते हैं ना, तो आप शॉर्ट टर्म की बातें कर रहे होते हैं, आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बातें नहीं कर रहे होते, आप शॉर्ट टर्म एडवांटेज लेना चाह रहे होते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं ओवर ट्रेडिंग के बेटा? कि सेल्स को बढ़ाओगे आप, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स जो है ना उनको बढ़ाओगे, इन्वेंट्रीज को बढ़ा लोगे, रिसीवर्स को बढ़ा लोगे, ठीक है। करंट एंड क्विक रेशियो आपकी गिरना शुरू हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज आपकी ज़्यादा हो जाएंगी करंट एसेट से, और एसेट्स आप फाइनेंस करोगे बाय क्रेडिट एंड नॉट प्रोप्राइटर्स कैपिटल, यानी कि आप लॉन्ग टर्म लोन से या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी से आप अपने एसेट्स को फाइनेंस करने लगे हो। So this is the symptoms of over trading. When business seeks to increase its sales too rapidly without an adequate capital base, there is a danger
of overtrading. Overtrading may also caused by the following. ठीक है बेटा? When a business repays a loan, it often replaces the old loan with a new one. However, a business might repay a loan without replacing it, with the consequence that it has long-term capital to finance its current level of operations. हम समटाइम ये कर सकते हैं कि आप अपने जो लोन्स हैं उनको रिप्लेस करते रहें, जैसे पाकिस्तान करता है. ठीक है, IMF से एक कर्जा ले लिया, एक कर्जा पे कर दिया. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी हम लोन पे कर दें विदाउट गेटिंग एनी अदर लोन, तो हमें क्या लाना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल लाना पड़ेगा. Our business might be profitable, but in a period of inflation, its retained profit might be insufficient to pay for the replacement of non-current assets and inventories, which now cost more because of inflation. The business would then rely increasingly on credit and find itself eventually unable to support its current volume of trading with a capital base that has fallen in real terms, जो कि पाकिस्तान के साथ सिनेरियो बनता है. ठीक है बेटा? तो आपने ये जो ओवर ट्रेडिंग की जो एग्जांपल यहाँ पे दी गई है ना, इसको स्टडी करना है. ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है. और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिसीवेबल एंड पेएबल. दैट इज चैप्टर नंबर 4 रिगार्डिंग रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स. तो आज हमने देखा है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, और कल करेंगे रिसीवेबल एंड पेएबल, और नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह करेंगे मैनेजिंग इन्वेंट्री. तो बेटा ये आज के लिए इतना ही. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.